the Gender Studies lecture series on Near Pair. Today we're going to start different types of feminisms. और चूंकि हमने different waves cover किए हैं तो now it will be easier for you to understand the concepts of these different types. It is important to mention कि एक particular wave के अंदर एक वक्त में multiple types of feminism operate कर रही थी, जो कि मैंने हर wave के शुरू में आपको reference दे भी दिया था, so that it's easier for you to connect. Now these types will be much easier for us to cover because हमें generally theory अब काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है बिकॉज ऑफ डूइंग द वेव्स. तो जो लिबरल फेमिनिज्म की थ्योरी है, लिबरल फेमिनिज्म की टाइप के अंदर वो वाली पॉलिटिकल मूवमेंट्स आइडियोलॉजीज हैं जो ये आर्ग्यू करती हैं कि खातन के जो राइट्स हैं उनको लीगली एस्टैब्लिश आपने करना है. सो दे अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश एंड अचीव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स फॉर वुमेन जो कि मर्दों के इक्वल हों. They campaigned for right to vote. In the first way, work and fair wages, maternity leave, protection from rape, sexual harassment, domestic violence. So liberal feminism is generally universally going to be credited with achieving the right to vote. But broadly, अगर हम बात करें तो आप feminism को जब आपने define करना है तो आप इसको ये सारे aspects मिला के कर सकते हैं. So लिबरल फेमिनिज्म हो, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म हो, साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म हो, सोशलिस्ट फेमिनिज्म हो, रेडिकल फेमिनिज्म हो, ऑल शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ इक्वालिटी ऑफ द टू जेंडर्स. और जितने भी डिफरेंट राइट्स हैं आप ब्रॉडली फेमिनिज्म को डिफाइन करते हुए ये सारे फीचर्स आप लिख सकते हैं. जो फेमिनिस्ट थ्योरी है इटसेल्फ दैट इमर्जेस फ्रॉम द फेमिनिस्ट मूवमेंट. इट अटेम्प्ट्स टू eradicate all the kinds of inequalities that is present between the two sexes. And जो theory है ये develop, it's both the product of and also has influenced various disciplines such as political science, international relations, law, sociology, anthropology and literature. अब हम particularly अगर liberal feminism की बात करें तो उसकी जो core theory है कि वो patriarchy को क्या समझती है या क्या उसका रीजन समझती है. तो लिबरल फेमिनिज्म आर्ग्यूज कि एक सोसाइटी का फॉल्स कंसेप्शन है कि औरतें कम सुपीरियर हैं या कम कैपेबल हैं मर्दों से. एंड वो कहते हैं कि दिस बिलीव्स टेंड्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन ऑन ऑल फॉर्म्स. और वो फॉर्म्स लीगल कंस्ट्रेंट्स प्लेस करते हैं खातन की एबिलिटी टू रीच द हाईएस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल. और इसीलिए वो आर्ग्यू करते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज सच एज राइट टू वोट, रिप्रोडक्टिव राइट्स, एजुकेशन, पे, अफोर्डेबल केयर, बॉडीली ऑटोनॉमी एंड पर्सनल फ्रीडम एंड अगेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट. और ये सारे इश्यूज चूंकि पेट्रियार्की का ओरिजिन लीगल कंस्ट्रेंट्स है, हेंस देयर सॉल्यूशन एंड अप्रोच टू जेंडर इक्वालिटी इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी जो पॉलिटिकल थ्योरी में यूज किया जाता है, व्हिच इज द रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू एंट्री. तो इसलिए पॉलिटिकल और लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत है सो दैट दीज कंस्ट्रेंट्स are removed from the path of women. इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो this emerged first from the suffragist movement, which is the first wave of feminism, and then again resurfaced in 1960s and 1990s. It had its elements in second wave as well, but second wave was primarily more dominated by the radical feminism की theory. जो famous organizations हैं which argued, which could be labeled as liberal feminist organization, these international and this one Women Action Forum, popular in Pakistan. Then you can write some very prominent liberal feminists, and then there's this critique on liberal feminism which essentially is around the idea that liberal feminism is very individualistic. बिकॉज जिस तरह हमने फर्स्ट वेव और थर्ड वेव में देखा था कि इंडिविजुअल चॉइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती थी और समझा जाता था कि औरत को डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो दैट्स द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड. तो इसके ऊपर क्रिटिक खास तौर पर रेडिकल फेमिनिस्ट की वो ये है या मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की है कि दिस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच इज इनसफिशिएंट इन एड्रेसिंग प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू वुमेन बिकॉज खातन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना करते हैं जिसके पीछे अंडरलाइंग लार्जर सोशल फोर्सेस होती हैं, जिससे इंडिविजुअल को सिर्फ औरत को चॉइस देने से वो मसला हल नहीं हो जाता. सो फॉर इंस्टेंस रेडिकल फेमिनिस्ट ऐसे आर्ग्यू करेंगे खातन बहुत सारी जो चॉइसेस लेती हैं
दैट इज ऑल्सो इन्फॉर्म बाय पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस, कि उनको बचपन से अगर खास तरीके की ट्रेनिंग दी गई है, खास तरीके से चीजें उन्हें करवाई गई हैं, खास तरीके से उनका ब्रॉटअप किया गया, तो ख्वातीन खुद भी पेट्रियार्कल माइंडसेट डेवलप कर देती हैं। तो ख्वातीन ने जब खुद पेट्रियार्कल माइंडसेट डेवलप किया तो उनकी चॉइस फिर इनहेरेंटली फेमिनिस्ट चॉइस नहीं होगी। दैट इज व्हाट सेकंड वेवर्स से, दैट इज व्हाट रेडिकल फेमिनिस्ट से इन रिस्पॉन्स टू liberal feminists. ये उनकी critique है liberal feminist पे. Secondly, they argue that this is that liberal feminists के जो idea of equality of doing everything that men want to do or men have been doing is a metamorphosis of women into men. इसके औरतों की individuality को या औरतों की अपनी जो एक different feature है उसको compromise करने की बात करता है liberal feminism. This is the critique. Okay, too much focuses on women into becoming men. Lastly, जिस तरह हमने पहले सारी waves में discuss किया था कि they have had a racist, classist, heterosexual past that reflected the values of white middle class women. This is something that is a prominent critique on liberal feminism by black feminists and post-colonial feminists. Catherine McKinnon is, by the way, a very famous radical feminist. The next is radical feminism. Radical feminism, as the name suggests, has some radical overtones, but it's not necessarily a complete man-hating, anti-men, pro-lesbian movement. That all women should go lesbian and all women should hate men and do everything that goes and should have no linkage whatsoever with men. However, there were some overtones to that, but philosophy जो है radical feminism की, that is more nuanced than that. Radical feminism basically argument ये है कि वो individualistic नहीं है. It just does not want legal reforms. It wants to break down the entire system of male supremacy and patriarchy, and hence they argue for the complete abolition of the traditional gender roles and sexual objectification of women in all forms. Because of this very clear and strong and very authoritative stance, they are sometimes, some of their extreme factions are accused of misandry, that is man-hating in simple words. जो core theory है radical feminism की, वो ये argue करते हैं radical feminists कि nature of patriarchy gender relations में है, not just in legal systems as liberal feminism would argue, or class conflict as Marxist or socialist feminism would argue. They argue that women are systematically marginalized by men because men benefit at the cost of women. Hence they argue that it is structural in nature. It is not just in legal system, it's in social interactions, it's in our social institutions. तो वो पूरे के पूरे जो gender का आपस में ताल्लुक है वो system ही खराब है, पूरे के पूरे gender roles की construction ही खराब है. Moreover, they argue that gender-based discrimination is the oldest form of discrimination devised by human societies. It's the oldest and the most fundamental form of oppression, and this form of oppression has become a model for all other forms of oppression such as racial and classist oppression. Iski history is primarily rooted in the second wave, and this movement views patriarchy as a trans-historic phenomena, as I've already discussed. Later, however, आहिस्ता आहिस्ता इसने इस रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर कल्चरल फेमिनिज्म और सिंक्रेटिक पॉलिटिक्स भी ऐड होना शुरू होगी, जिसने इश्यूज क्लास की, इकोनॉमिक्स को भी वेटेज देने लग गए और इन रिलेशन टू पेट्रियार्की एज वेल. जो इश्यूज है रेडिकल फेमिनिज्म के, दैट इज फर्स्ट, एज वी हैव ऑलरेडी आर्ग्यूड, दैट दे हैव अ प्रॉब्लम विद द established and prescribed gender roles, so they argue for elimination of the traditional gender roles. They oppose sexual objectification of women in all forms, such as pornography and prostitution. They argue for the abolition of conventional standards of beauty, and they have popularized sexual politics. Objectification का हमने idea पहले भी चूंकि discuss किया है कि what objectification is. So radical feminists argue that prostitution is something that is never a free choice. So a pure liberal feminism would argue that prostitution, if done out of free choice, is completely fine. क्योंकि औरत की choice is what that matters. Liberal feminism में भी हमने discuss किया था ये हमने,
थर्ड वेव फेमिनिज्म में भी डिस्कस किया था कि they focus on the choice, not on the outcome. But radical feminism and second wave feminism argues that it is not necessarily just the choice, but the action itself that needs to be feminist decision as well. तो कैथरीन मैकिनॉन फॉर इंस्टेंस ने क्रिटिक की कि अगर प्रोस्टिट्यूशन फ्री चॉइस है, जैसे लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं, तो वो ख्वातीन ही क्यों उस पेशे में पाई जाती हैं जिनके पास सबसे कम चॉइसेस होती हैं. सो अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो ज्यादातर ख्वातीन जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं, they either do have no qualification, they are dependent on alcohol or drugs, या उनको फोर्स किया जाता है इस पेशे में, या उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्रिमिनल record होता है. So basically there are women who want to escape, who don't want to be there, but they are coerced by the social system into doing this job. Hence radical feminists argue that it's not just the choice but also the decision that matters, and pornography and prostitution in all forms is bad because the action involves coercion of women's action is dehumanizing. The act of making and modeling in a pornographic film or in prostitution is in itself something that is an abuse of women and is designed for the pleasure of men. Hence all forms of pornography, all forms of prostitution are unfeminist and undesirable. While liberal feminism and first wave feminism on the other hand would argue कि अगर वो liberal और free choice के तौर पे हो रहे हैं तो that's fine. Thirdly, इसी argument को अगर extend करें standards of beauty पे, तो radical feminists, recall from the discussion we had on the second wave, argue कि जो notion of attractiveness or ugliness, and they are also perpetuated through patriarchal instruments such as family के अंदर, mass media, education system, advertisement industry, relationship practices. ये चीजें reinforce करती हैं कि क्या attractive है क्या नहीं. Again, patriarchy ने इन चीजों को define किया है, इन चीजों को inform किया है. Hence these are undesirable. Hence women should not conform to these standards of beauty which are created by patriarchal institutions. Fourth important argument that they run is this idea of sexual politics. This was a very popular term devised that the personal is political. This is the idea that things which appear to be commonplace, कि जो हमारी everyday जिंदगी में individual और petty चीजें हैं, personal चीजें हैं for instance, वो भी political चीजें हैं और उनके political solutions मौजूद हैं. They are connected to the wider social and political problems. So for instance, access to abortions, domestic violence, domestic labor, घर में काम, ये सारा कुछ, while they are related to families और ये personal choices और personal decisions हैं, but they're connected to the wider social problems because society expects women to do housework, because society expects women to be submissive to the husband, because society expects that even if the man is treating his wife bad, even then women is expected to be submissive. तो hence औरत ये सारी चीजें करती है. तो ये पॉपुलराइज इसने कॉन्सेप्ट करवाया इसके अंदर कि जो पर्सनल इश्यूज हैं ये भी लार्जर पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज हैं और इनको भी ओपनली डिस्कस होना चाहिए और इनके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए. और अगर औरतों को इक्वालिटी देनी है तो आपने इन इश्यूज को पॉपुलराइज करना है और इनके ऊपर लेजिस्लेशन और इसके ऊपर लीगल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है. सेक्सुअल पॉलिटिक्स वाज अ बुक बाय केट मिलेट दैट बिकेम वेरी फेमस in 1970. Then there are prominent radical feminists, Simone de Beauvoir, Kate Millett, Catherine McKinnon, and these are their books. Again, आप इनकी summaries पढ़ के reference के तौर पे use कर सकें. Now, moving to the critique of radical feminism, इसके अंदर भी यही इसके ऊपर basically critique थी जो larger second wave के ऊपर थी जो हमने पहले discuss की थी, because radical feminism primarily dominates the second wave and some of its elements are present in the third wave as well. It has a racist and classist past. It is dominated by white middle class women. Most black and poor women could not differentiate or understand the abstraction of feminist issues from race and class issues. क्योंकि black ख्वातीन और गरीब ख्वातीन के लिए class issues और racial issues भी बहुत important है, something that radical feminism historically has missed out on. The third critique on them is because radical feminists are generally tend to be guess what, radical, that they fail to collaborate with men on issues of female liberation. So there the critique goes, which is not applicable in
to all radical feminists, this is not applicable to the whole movement, but generally critique basically ये है इसके ऊपर कि जब when women refuse to work with men, radical feminists, they are reinforcing gender essentialism. That is to say कि they basically accept this notion कि men और women can't work together. तो जिस गोल के लिए रेडिकल फेमिनिस्ट स्ट्राइव कर रहे हैं ऑफ इक्वालिटी, वो खुद उसके अगेंस्ट जाते हैं जब वो मर्दों के साथ कोलैबोरेट नहीं करते, बिकॉज देन दे रीइंफोर्स द आइडिया दैट मेन एंड वुमेन कैन नॉट वर्क टुगेदर, आर नॉट इक्वल, कैन नेवर कम टू टर्म्स विद ईच अदर. तो दिस इज द दिस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल एंड रेडिकल फेमिनिज्म. इनमें कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है, आप इनको कंट्रास्ट कंपेयर कर सकते हैं. हमने सारी अपनी डिस्कशन में डिफरेंट इश्यूज के गिर्द, डिफरेंट आइडियाज के गिर्द इनका कंपैरिजन भी ड्रॉ किए, इन पर डिफरेंट तरीके से क्रिटिक भी किया है. आई होप यू गाइस लाइक द लेक्चर. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.